हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत अच्छे हो। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ शालिनी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आपके सभी के सपोर्ट से इस वक्त हम लोग 45 के क्रॉस कर चुके हैं एंड हाफ सेंचुरी में 5 के की और ज़रूरत है। उम्मीद है हम इसको भी बहुत जल्दी अचीव करेंगे। लेकिन आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच टू ऑल माय फ्रेंड्स। ऐसे ही हमेशा अपना साथ बनाए रहिए, प्यार से रहिए, बातें करिए, सीखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। फिर कोई चीज़ें पूछनी है, कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बी ऑनेस्टली, जो भी मेरे से बड़े भैया यहाँ पर हैं, बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें हैं जो मेरे से छोटी हैं, बड़ी हैं, जो कुछ भी, सबका बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक्स। प्रॉपर तरीके से आइए, क्लास को समय पर अटेंड करिए। फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है जेन्युइनली, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मैं आपके सभी के कमेंट को रीड आउट ज़रूर करती हूँ लास्ट में, और आप लोग को रिप्लाई भी ज़रूर से ज़रूर देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो अब पढ़ते हैं क्लास में। आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी की भी तो कोर्स करने हैं, तो हिंदी में अभी ग्रामर पोर्शन तक पहुँचने के लिए एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें दिए गए हैं और हमें जानना ज़रूरी है। आप मतलब टॉपिक पढ़ के तो समझ जाएंगे कि एक्चुअल में क्या कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा जानना तो बनता है। ठीक है, तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति। तो सुबह की 10 बजे की क्लास आपकी हुई थी, अभी हम यहाँ पर शाम को 4 बजे मिल रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं। रात में 9 बजे आपकी मैथ की क्लास शेड्यूल वे में है और शेड्यूल वे में आपको मिलेगी। आज जो टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक नया चैप्टर है। चैप्टर वाइज कम छोड़ के सिलेबस वाइज पॉइंट करते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति आपके सिलेबस में दिया गया, आप सिलेबस से देखते रहा करिए। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति आज मैं दोनों बताऊंगी, सिर्फ एक ही नहीं बताऊंगी। अब सबसे पहले लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है व्यक्त करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। जैसे व्यक्त क्या करते हैं, हम अपने भाव को, अपने विचार को, अपनी बातों को हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं कि हम मौखिक तरीके से भी कर सकते हैं और लिखित तरीके से भी कर। जैसे अपने भाषा का क्या मतलब है, भाषा लिखित तरीके से भी कर सकते हैं और बोलकर भी कर सकते हैं, करते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से जब हमें कोई चीज़ व्यक्त करनी है, स्पष्ट रूप से रखनी है, अपने विचार को दूसरे को बताना है, अपने थॉट प्रोसेस को सामने रखना है, कुछ चीज़ों को करना है, तो उसके लिए ये माध्यम है या मीडियम है जिसके थ्रू हम करते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति भी एक साधन होता है जिनके थ्रू ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट का मतलब आउटकम्स निकलता है कि हाँ रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले उसमें एक चीज़ आती है, वो है मौखिक अभिव्यक्ति। ये लिखने को आया है, कई बार आया हुआ है, आता भी है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं इनसे। तो मौखिक का मतलब होता है अपने मधुर वाणी से बोलना। ठीक है, अपने मुख विवर से बोलना, बोलकर अपने विचार को सामने रखना, प्रेजेंट करना। देन अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो जानते हैं। तो लिखा हुआ है, मनुष्य दो प्रकार से अपने भाव को बोल कर प्रकट करता है। हम मनुष्य जो है वो हम अपने विचार को दो तरीके से प्रकट करते हैं किसी तीसरे बंदे के सामने। तो वो क्या होता है, हम बोल कर करते हैं, हम लिख कर करते हैं। ये दो तरीके या मीडियम होते हैं जिनकी वजह से हम ये चीज़ कर पाते हैं। तो कहते हैं कि इसी के आधार पर भाषा के दो रूप भी बने हुए, जिस तरीके से हम उसको व्यक्त करते हैं इसी के बेस पर भाषा के दो रूप भी बने हुए हैं। एक लिखित बना हुआ है और एक मौखिक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक लिखित बना हुआ है और एक मौखिक बना हुआ है। तो यहाँ पर है कि भाषा, मौखिक भाषा के दो प्रकार के कौशलों का विकास होता है। एक वाचन होता है और एक श्रवण होता है। वाचन का मतलब बोलना होता है, श्रवण का मतलब सुनना होता है। अब इनमें क्या चीज़ें हैं वो जानते हैं, आगे बढ़िए। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना ही नहीं होता है। इसका सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो सपोज़ करिए कि अगर मौखिक की बात कर रहे हैं तो ये मतलब थोड़ी है कि आए और पेपर खोला, ब्ला 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 एक्स वाई ऐसा बोल दिया ना, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये है कि अपनी तो भाषा को सही रूप से प्रयोग करो, सही तरीके से आप उसका उच्चारण करिए, और उच्चारण सही करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी बात आप बोल रहे हैं या जो भी विचार आप सामने रख रहे हैं उसका एक अर्थ निकल रहा है। अगर वो चीज़ें बेअर्थ हैं, अनावश्यक हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं है, तो आपकी वो मेहनत बेकार है। तो
ऐसा नहीं बोलना है। हमें कोई बात किसी के सामने रखनी है या बतानी है तो हमें उचित मात्रा का, उचित प्रोनाउंसिएशन का, उचित वर्तनी का प्रयोग करना होगा, ताकि जो भी बात हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए। जैसे बड़ों के लिए अलग प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो हमसे बड़े हैं उनको हम आप करके बोलते हैं। उन्हें हम कृपा कीजिए, बैठिए, खाइए, क्षमा कीजिए, गलती में मेनली कह सकते हैं कि हम अपने आप बोलते हैं। ठीक है, हम अपने से बड़े को आपका सम्मान देते हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब इतनी बातें तो आपको मैंने बता दी, आगे बढ़िए। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? जैसे मुंह से बोलना ही नहीं आएगा, क्योंकि ये वाचन में भी तो आ जाएगा ना, वाचन की कला में भी तो आ जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना में भी तो आ जाएगा। तो ये मत सोचो, अब ये सोचिए कि इसके रूप क्या कह सकते हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ पर बोलते हैं या हमें कहाँ कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर उचित है। तो पहला है काव्य पाठ। कोई पाठ है, काव्य सेक्शन का है, उसको आराम से पढ़िए, बोलिए, पढ़ाइए, बच्चों को क्लास में जाकर पढ़ाइए, बच्चों को समझाइए, बच्चों को बताइए। पहला टेलीफोन वार्ता, अपने दोस्तों से आप चैटिंग करते हैं, अपने माँ बाप से आप बातें करते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ पार्टनर से आप बात करते हैं, ठीक है, लाइफ पार्टनर से लड़कियाँ बात करती हैं, जो जिसका जो सजेस्ट, आप लोग भाई जो समझो वही समझ लो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं ना, अक्सर करते हैं। तो हम अपने बड़ों से बात करते हैं, तो वो भी एक तरीका है जहाँ पर हम इस चीज़ को बोल कर कोई बात है तो बताते हैं। और फिर कहानी कहना, कहानी वगैरह बच्चों को छोटे बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो उन्हें कहानी बताते हैं। एक गाय था, एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, सब एक जगह रहते थे, एक जगह खाते थे, लड़ते थे, यही करते थे। तो ऐसा हम उसको ऊट पटांग कहानी खुद बना बना के बता देते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को बोलो, कुछ कहानी बताई जाती है उल्टी सीधी इधर उधर का। समाचार है, कोई न्यूज़ हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ नया है नहीं। कभी कभी ऐसा सडनली होता है ना कि कोई न्यूज़ आई और हम लोग कहीं और काम में, तो सामने वाला के बोला, अरे आपने ऐसा देखा कि नहीं देखा। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। मैं भी कभी कभी न्यूज़ नहीं हुआ तो फिर घर वाले या भैया, छोटा भाई, कोई भी है तो बोलता है, अरे दीदी तुमने देखा या नहीं देखा। तो मतलब क्या है कि चाहे वो बात किसी भी तरीके की हो, भाषण दिया जा रहा है कहीं पर, कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं, बात समझ में आई, ठिठोली हो रही, चुटकुले हो रहे हैं, उनके बारे में हो रहा है, चित्र वर्णन हो रहा है, कोई एक चित्र बना है, पेंटिंग है, पेंटिंग्स में जो राज छुपे होते हैं वो जल्दी सबको समझ में नहीं आए। सबको लगता है कि पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन उस पेंटिंग में कुछ ना कुछ रहस्य होता है। कोई घटना का वर्णन हो गया, अरे फला जगह जा रहे थे, ऐसे दो लोग का एक्सीडेंट हो गया, गलती ये थी, ऐसा हुआ है। तो एग्जाम्पल जब बताए जाते हैं, चीज़ें जो होती हैं तो वो लाइफ के एक्सपीरियंस से संबंधित होते हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें लाइफ में हो जाता है, जान पहचान में भी हो जाता है, जिसका हम वर्णन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ अच्छी ही हो, हर चीज़ बुरी ही हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। खासकर जैसे कथा हो रही है, बहुत सारी कथाएं होती है, राम कथा होती है और श्री राम और भागवत भगवान कृष्ण जी की कथा होती है। सब होता है कि नहीं होता, आप जानते हो। रामायण हो रहा है, कुछ और चीज़ें हो, तो मुंह से ही तब व्यक्ति हो रही है, बोली जा रही है, लोग उसके भाव को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि देखो आसपास रामायण होता है तो वो हम वहाँ पर जा नहीं पाए, मान लो, या नहीं गए, तो चौपाइयाँ जो होती हैं, दोहे जो होते हैं, वो जो हमें भी याद है रटे, तो वो जब होता है वो लाइन, तो हमसे भी वो एक संपुट जो होता है बार बार बोला जाता है, तो हम भी लोग वही बोलने लगते हैं ना। ठीक है, 24 घंटे में भगवान का नाम ले लो। तो ये सारे तरीके हैं जो हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, तो ये सारे तरीके हैं जहाँ पर हम ऐसा मौखिक अभिव्यक्ति का ही साधन लेकर काम को आसान बनाते हैं। और कार्यक्रम का कोई संचालन, अंताक्षरी है तो बस गाना गाते हैं, गाना वगैरह गाते हैं तो मुँह से ही तो गाते हो कि नहीं गाते, तो लिरिक्स समझ में आती है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ें हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना। जब हम मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो या हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये मौखिक अभिव्यक्ति का भी एक तरीका है, जैसे हम अपनी बात को सामने रख सकते हैं, तो क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए एज अ टीचर। तो एज अ टीचर भी या खुद बोलते हैं तो शुद्ध और स्पष्ट हो, जो आप बोलो प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण एकदम क्लियर कट में हो, साफ सुथरा हो, समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, बहुत सिंपल तरीके से। दूसरा है उचित शब्दावली का प्रयोग करना, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। क्योंकि देखिए, किसी को बुलाना है, बेटा यहाँ आओ, ठीक है, एड़ के यहाँ आओ, दोनों में फ़र्क है। मुझे कोई बुलाएगा, प्यार से बुलाएगा, एक अननोन पब्लिक भी है तो नहीं बोलना है, सिखाया जाता है नहीं बोलना चाहिए किसी से, क्या मतलब। लेकिन कोई है, कोई चीज़ें हैं या कुछ भी है, या घर पे ही कोई बुलाएगा, बेटा यहाँ आओ, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो बुलाया। अब कोई लड़की यहाँ आओ बुलाएगा तो मैं तो पलटू ही ना, ठीक है। किसी को नहीं अच्छा लगता है इस तरीके से, भले लड़की है तो क्या हुआ, आपको बोलेगा कोई राइट देगा वैसे किसी को बोलो। तो उचित शब्दावली का प्रयोग करो, सही बोलो, ढंग से बोलो, अच्छे शब्दों को यूज़ करो। डिक्शनरी में इतने सारे शब्द हैं तो अच्छे शब्द खोलो ना, बुरे वाले को क्यों लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस वजह से ढंग से बोलिए। बात को बोलने के तरीके कई अलग अलग होते हैं।
छोटे और सटीक हो, छोटा बोलिए, बहुत एक्सप्लेन मत करिए लंबा, शॉर्टकट में ख़त्म। ये चीज़ मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि मैं जब रिकॉर्डेड क्लास लेती हूँ ना तो 20 मिनट में पूरे चैप्टर में आधा टॉपिक जो रहता है वो खत्म हो जाता है। लाइव क्लास में यही चीज़ करने बैठो तो 1 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे की कीमत होती है जो 60 मिनट होते हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं समय को बहुत बचाती हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद भावानुकूल भाव होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि मन से कोई होता है हाँ कर तो दिया, लेकिन कहते हैं ना कि अरे मन से नहीं किया तो क्या ही किया, तो वो एक भाव होना। जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई कविता कह रहे थे, तो भगवान के लिए आप भजन गा रहे हो, तो भगवान है बहुत सारा, सीताराम सीताराम, जोर जोर से जैसे जैसे किसी को मार रहा है ऐसे गाओ, खूब तेज नहीं, प्यार से बोलो सीताराम सीताराम, तो कुछ भी बोलो। देखो मैं जिस तरह से हूँ वो बोल रही हूँ, तो आप जो भी चीज़ किसी से बोल रहे हो या कहीं भाषण दे रहे हो या किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो या कोई कविता कर रहे हो, तो उसमें एक भाव होना चाहिए कि आखिर उसमें वो चीज़ झलकती है। उसके बाद विराम चिन्ह पर ध्यान रखना कि कहाँ पर आपको रुकना है। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, रुको ही नहीं, ऐसा नहीं यार, रुक के राम, ऐसा थोड़ी बोल राम, ठीक है। तो कभी कहाँ धीरे रुकना है, कहाँ तेज़ रुकना है, ये सब भी हमें बोलने बोलते ग्रामर्स के नियम पढ़ते पढ़ते आ जाता है। निसंकोच भाव से आत्मविश्वास करते, निसंकोच होके बोले, नहीं आता कोई चीज़, ऐसा कोच है नहीं आता तो सामने वाले को सॉरी नहीं आता, नहीं देखा है, देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है, ऐसे प्यार से बोल लो। नहीं आता तो नहीं आता ना, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता। अभिमन्यु का एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। ये हमको ये जो काखा काका पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, जब बाहर आते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कहाँ से कबूतर, ठीक है। तो ये मत सोचो कभी, इसके लिए हेजिटेट मत हो कि नहीं आता, नहीं आता तो सीख लेंगे ना, डिनाई मत करो। तो निसंकोच बोलो, अच्छा बोलो, सही बोलो और खुलकर बोलो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप जानते हैं, देखो मैंने जो टॉपिक थे पूरे बता दिए, अब ये जानना है कि आपके एक टॉपिक इसमें और पढ़ आता है क्वेश्चंस की मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। तो विशेषताएं बताने से पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए क्विक क्विक क्विक, जल्दी, मंदिर में आना है तो घंटी तो बजाना है, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, फिर हिंदी भी तो करनी है कवर। और जूही कह भी रही थी कि मैम ये करना है, जूही बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं कर दूँगी। और कुछ फेवरेट बच्चे जो बोल रहे हैं, फेवरेट क्या सभी अच्छे हैं, बट ये है कि पहले पढ़ लीजिए, रिजल्ट देखिए, फिर आगे आने का पढ़ाने का जो भी बताएंगे, बट अभी पढ़ लो, ठीक है। चले आगे बढ़े। कर दिया सभी ने, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं किए कर दें, ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा आ जाओ, अब है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। क्वालिटी क्या है, दमदार चीज़ें इसमें है क्या। तो पहला होता है कि स्वाभाविकता एवं स्पष्टता। मौखिक व्यक्ति कौशल का दूसरे प्रमुख गुण ये होते हैं कि इसकी स्वाभाविकता और स्पष्टता। बालक की बोलचाल एवं अभिव्यक्ति की जो बनावटीपन ना हो, उसमें अस्पष्टता। बच्चा जैसे बोल रहा है तो बनावटी ना बोले, बना चना कर ना बोले, उसमें तेल मसाला लगा के ना बोले, कहते हैं ना कि कहाँ पोर्ट्रे कर देते हैं बात को, ऐसा ना करो, जो है वही बोलो, स्पष्ट बोलो। मौखिक अभिव्यक्ति की सार्थकता उसकी सहजता, उसकी स्वाभाविकता, स्पष्टता में है। आप चाहते हो कि आपकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी हो तो आप सार्थक तरीके से रहो, सहजता के साथ बातचीत करो, स्वाभाविकता में भी ले आओ, स्पष्टता होनी चाहिए। यदि अभिव्यक्ति में ये गुण नहीं होते हैं तो आपकी बात भले प्रकार संप्रेषित नहीं होगी और आपने क्या बोला सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो एक बात इनकी विशेषता में यही होती है कि आप जो भी बोल रहे हैं कर रहे हैं उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, वो चीज़ प्रदर्शित होनी चाहिए और स्पष्टता भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है विचार क्रमबद्धता। अपने विचार को भली भांति दूसरे तक पहुंचाने के लिए भावों में विचार की क्रमबद्धता होनी चाहिए कि आप क्रम से बोलिए। जो आप बोल रहे हैं पहले जो बात बोलनी वो बोलिए, फिर जो बोलना चाहिए तालमेल बैठा के बोलिए। विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है, अव्यवस्थित अभिव्यक्ति को प्रस्तुतिकरण बहुत बिखर जाता है। अगर आप ऊट पटांग तरीके से बोल रहे हैं, आगे पीछे की कुछ भी बात बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी बात कन्वे नहीं हो पाएगी, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो वो खराब हो जाता है। अतः ये आवश्यक है कि हम मौखिक अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्धता प्रस्तुतिकरण के लिए बच्चों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करें। मतलब बच्चों को जैसे जो आवश्यक है उस हिसाब से बताएं, क्रमबद्धता बताएं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रख सके, ठीक है। तो दो विशेषताएं मैंने इसमें ली थी, एक विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए और एक स्पष्टता होनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति में। क्लियर, यहाँ तक इतनी बात समझ में एकदम साधारण सिंपल तरीके से, मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक है। आगे बढ़ते इसी के साथ कुछ और चीज़ों को देखते हैं, तो वो है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की विधियाँ। जो विधियाँ हैं, तरीके क्या क्या हैं, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, बता सकते हैं उनके बारे में। तो पहला है सुस्वर वाचन, ठीक है। तो छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है तो छोटे बच्चों को हम ये चीज़ ज़्यादा बताते हैं, जैसे
शिक्षक स्वसर वाचन का सुनना कौशल के लिए विकास के लिए बहुत उपयोगी है। मौखिक कौशल के विकास के लिए भी यह ज़रूरी है, क्योंकि मौखिक स्वसर वाचन का मतलब क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो कोई सुने, जैसे मैं बोल रही हूँ स्वसर वाचन कर रही हूँ, ठीक है, तो आप सुन रहे हो, आप उस बात को सुन रहे हो, तो आपकी श्रवणेंद्रियाँ भी चल रही है, मेरे मुँह के बोलने की वाचन की कला या मौखिक अभिव्यक्ति भी चल रही है। तो इसकी विधियों में ये है कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल के भी ये काम कर सकते हैं और बच्चों को इसमें अच्छा बना सकते हैं। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछना। तो आप पूछेंगे या बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्नोत्तर विधि सुनना और बोलना दोनों के अवसर को पूरा करता है, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं तो आप बोल दिए और बच्चा प्रश्न को सुना तो सुन लिया, तो सुनना और बोलना की जो स्किल है वो इसमें पूरी हो जाती है। प्रश्न सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अनुभव या जानकारी जुड़े हुए हो सकते हैं या कोई और चीज़ें तो उनके बारे में सीख सकते हैं या खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब ये साधन बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे आप बोलने वाली जो अभिव्यक्ति है उसको अच्छा बना सकते हो। चित्र वर्णन विधि, कोई चित्र है तो उसके बारे में देखो, चित्र को देखो, उसमें कहानी है या चित्र में आप क्या सिखाना चाहते हो या चित्र आपको क्या सिखा रहा है उसके बारे में बच्चों को बताओ, तो बच्चे देखेंगे भी। अब देखने का भी हो रहा है, कान भी चेस्ट चल रहा है, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो सारे कौशलों का विकास किया जाता है। विधियाँ ऐसी ही ली जाती हैं जिसमें चारों स्किल डेवलप्ड होती रहे। कहानी, कविता, सुनना और सुनाना, इसमें कहानी को सुनाता है, इसमें जो है कहानी सुनने के लिए भी कहा जाता है। क्रमबद्धता के साथ कहानी सुनी जाती है। जैसे राम श्याम है तो राम श्याम कौन थे, कहाँ थे, तो एक क्रम वाइज कहानी होती है कि पहले दोस्त थे, फिर यहाँ मेरे साथ में पढ़े, फिर ये किया, फिर वो किया, ऐसे ऐसे। हम डायरेक्टली एंड नहीं बता सकते। कोई कविता है, गीत है, गान है, अभिनय है, कुछ भी है, तो उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम वो शुरू से जानते हैं, सीखते हैं या उसके बारे में पहले से जानते हैं, आया हमें आता है, तो कॉन्फिडेंस रहता है ना कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है या हमको ऐसा क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर लेंगे। उसके बाद पांचवा तरीका है वो है अंताक्षरी। गेम खिलाइए, अंताक्षरी करिए। तो ये कविता याद कर लेते हैं, इसमें हम तो कविताएं सुना देते हैं, गाना गा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मुंह से बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। तो ये भी सब विधियाँ हैं जिनके थ्रू आप जो है मौखिक अभिव्यक्ति को काफ़ी अच्छा और कारगर साबित बना सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अब बात आ जाती है लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में जितनी भी बातें थे, मौखिक अभिव्यक्ति से लिखित वाले में ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो मौखिक के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है। इतना प्रश्न छोटा छोटा एक दो बनेगा तो आप लिख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिखित अभिव्यक्ति की। मतलब अब लिख कर बताना है, अपने भाव को लिख कर करना है। तो ये जो लेखक और कविताकार होते हैं, लेखक मेनली वो राइटर्स जो होते हैं वो करते हैं। तो व्यक्ति अपने विचार को बोल कर और लिखते हुए करता है। जब श्रोता समीप होता है तो व्यक्ति अपने भाव को बोल कर रखता है। मतलब जो सुनने वाला आपके पास है, आपको पता है कि आपकी बात को कोई सुनेगा तो आप बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जब वो दूर है, आप उसको अपनी बात तो बताना चाहते हो लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? तब हम लिखने का साधन अपनाएंगे। लिखित अभिव्यक्ति इसी को कहा जाता है। भाषा के इस रूप को हम लिखित अभिव्यक्ति ही कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक के रूप में व्यक्त करना जो होता है अक्षर वर्णों की सहायता से, वो लिखित अभिव्यक्ति होता है। कि जो चीज़ हमारे दिमाग में या विचार में आ रही है, जिसको हम मुंह से बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो सामने वाला सुनने वाला नहीं है, तो उसको हम प्रतीक, वर्ण, अक्षर का प्रयोग करके उनकी सहायता लेकर उसको कॉपी में लिख देते हैं। तो वो हो जाती है हमारी लिखित अभिव्यक्ति, कि हमने अपनी बातों को, अपने दिल की बात को लिख कर बयां किया। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात है। तो ये चीज़ें हैं, चाहे वो किसी के लिए हो। हाँ, चलो अब बात कर लेते हैं। अब है इसमें कुछ और चीज़ें कि लेखन अभिव्यक्ति के महत्व क्या क्या है। तो पहला है रुचिपूर्ण लेखन। इनके महत्व की बात है तो पहला रुचिपूर्ण लेखन का मतलब ये है कि स्वतंत्रता आवश्यक है। रुचिपूर्ण लेखन तभी हो सकता है जब आपको स्वतंत्र हो, कि आप उसमें कुछ भी जो चीज़ें आपके मन में लिख सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छात्र द्वारा भी लिखा जाता है। छात्र भी कभी कभी पढ़े तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं। इसमें छात्र को रुचि होती है, और क्योंकि वो अपने विचार को आधार बनाकर नियंत्रण में नहीं प्रस्तुत करते, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। रुचिपूर्ण लेखन तभी मज़ेदार बनेगा जब बच्चा अपने तरीके से, अपनी मर्जी से लिखेगा। उसको कोई रोक टोक ना हो, उसको कोई डर ना हो कि हमें डांट पड़ेगी, हमें नंबर क्यों। उसे अपनी मर्जी से बोलने दीजिए, उसे अपनी मर्जी से लिखने दीजिए, फिर देखिए क्या मजा। अब हंस हंस के पागल हो जाओगे, बच्चे इतना कुछ लिखते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, और उनको करने दो, वो बच्चे हैं। आज हम और आप नहीं करेंगे, ठीक है। उसी खेल को खेलने के लिए 3 बजता था, स्कूल से आए, होमवर्क किए, उसी खेल, आज भी उसी गली में है, लेकिन वो जो है वो सर्किल अब मिलता ही नहीं है। और पहले 2:30 बजता था, बस जल्दी जल्दी होमवर्क करके जाओ खेलना, 5 बजे तक खेलो, 6 बजे घर पहुँचो, पापा के आने से पहले, नहीं तो पड़ेगी। और आज ना किसी का डर है, ना पापा का, ना मम्मी का, ना किसी का। वो गली की गली वहीं है, लेकिन दोस्त भी नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात,
अब कोई रोक टोक नहीं, लेकिन मन नहीं है खेलने का ना, तो बच्चों को खेलने दो, जो उम्र है वो करने दो, ठीक है, वो नई ज़िंदगी जी पाएगा। तो रुचिपूर्ण लेखन में यही बात है कि बच्चा जो लिखना चाहता है उसको लिखने दो, कुछ तो सीखेगा, कुछ तो लिखेगा, खुश तो रहेगा, उसकी खुशी की तो कीमत है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं। तो हर चीज़ को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। जो सब्जेक्ट तो सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, फिर समझ में, पर फिर कहो याद करो, नहीं करने, सब लिख लोगे, सब आ जाता है। तो लेखन कैसा होना चाहिए? रुचिपूर्ण होना चाहिए। कोई कहानी पढ़ो तो कोई मज़ेदार बात लिखी हो, पढ़ के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो फिर आप उस लेखक को कहो क्या लिखा है लेखक ने, ठीक है। चलिए, दूसरी बात क्या है? एकाग्रता का विकास। स्वतंत्र व्यक्ति में जब बच्चा एकाग्र होकर अपने मन से लिखता है, अपनी सोच से लिखता है, तो विषय को लिखना चाहता है, उसकी इच्छा के अनुरूप होता है, तो वो लेखन कार्य भी अच्छा होता है, नियंत्रण नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपने मनोयोग से लिखना प्रारंभ करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखता है। तो जब वो ऐसा लिखता है तो एकाग्रता जो होती है, कॉन्टीन्यूअस और एकदम अच्छे तरीके से एकाग्र होकर पढ़ने की, और क्रमबद्धता जो होती है कि 1 बाय 1 करना, तो वो चीज़। और क्रमबद्धता का सबसे अच्छा जो यूज़ कोई करता है वो मूर्तिकार करता है। नाक की जगह कभी हाथ नहीं लगा देता, आँख की जगह कभी कान नहीं लगा देता। तो एक क्रमबद्धता जो होती है, आँख आँख की जगह होगी, नाक नाक की जगह होगी, कान कान का जगह होगा, तो वो क्रमबद्धता जो है सबसे अच्छी मूर्तिकार करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रभावी लेखन। आप ऐसा कुछ लिखो जिसका कुछ छाप पड़े, जिसका कुछ प्रभाव पड़े। स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा लेखन में प्रभावशाली उत्पन्नता होती है। जो आप बच्चे लिखते हैं तो उसकी कुछ बात उसमें होती है, चाहे वो बच्चा ही नहीं, कोई भी लिखे। सामान्य रूप से देखा जाता है कि लेखन का नियंत्रित रूप में होता है और छात्र और शिक्षक पुस्तक का अनुकरण करते हैं। जब अगर आप बच्चे को निबंध लिखने का, तो बच्चा वही लाइन लिखता है, हम दिवाली मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर को साफ करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, दिए जलाते हैं, वो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, राम भगवान वापस आए थे तो ये जलाया गया, यही सारा तो वही घसा पड़ा। अच्छे से अपनी मर्जी से नहीं लिख पाते हैं। तो क्या होता है कि आपको ऐसे लेखन को सिखाना है, महत्व रखना है कि बच्चा जो भी लिख रहा है उसका एक प्रभाव पड़े, एक इम्पैक्ट पड़े। आगे बढ़िए। तर्क और चिंतन। स्वतंत्र लेखन में प्रभावशीलता के साथ साथ बच्चों में तर्क और चिंतन का भी विकास होता है। कोई सब्जेक्ट है, जैसे कोई घटना हो गई है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई भूकंप आ गया, तो उस हिसाब पे हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को, बच्चे ऐसे लिखे कि भूकंप आ जाए तो खुले मैदान में चले जाओ, और बहुत सारी चीज़ें, बाढ़ आ जाए तो, या कोई और कंडीशन हो जाए, कुछ भी है, आचरण से कोई चीज़ कही जा रही है, तो तर्क और चिंतन का भी जहाँ पर वर्णन है, तो बच्चा जो तर्क करना चाहता है उसको आप छोड़ दो, उसको आप सीखने दो, तभी वो आगे बड़ा विकास कर पाएगा, ठीक है। अब आप मत कहिएगा कि मैम आप हमको बात करने दें, पहले आप पढ़ लीजिए फिर आप करिएगा, वरना आप लोग सारी चीज़ों को सीखने को ना मेरी ही क्लास में अप्लाई करते, बहुत नटखट हो आप लोग, ठीक है। चले आगे। चलिए फिर, आज की क्लास होती है ओवर और ये टॉपिक भी होता है ओवर। अब इसके आगे मैं देखूंगी क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, सिलेबस मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेक करती है तो बीच में कहाँ कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक किया है, तो आप लोग भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, शाम की जो 9 बजे की क्लासेस होगी। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कोई दिक्कत होगी तो मैं सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।